गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नीट पीजी कैरियर्स में जो हमारा है कि भाई रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है और कल का Q&A सेशन क्या ही रहा। मेरे एक्सपेक्टेशन से ये काफ़ी ज़्यादा था, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ओवरवेलमिंग था। लोगों के क्या रिस्पॉन्स आए, क्या क्वेश्चंस आए, कई के तो यानी दो दो पेज भर के जो है क्वेश्चंस आए हैं। अभी अभी मैं घर पहुंचा हूँ और पहला काम मैं जो कर रहा हूँ फ्रेश होके कि पहले वीडियो अपलोड कर दूँ। मैं ट्राई करूँगा जितने लोग हैं उनका जो है जो जो बहुत ही ट्राई कर रहा हूँ कि सबको इंक्लूड करूँ। वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे डिवाइड किया जाए। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ 5, 7, 10 लोगों को लेने के लिए। एक मैसेज आता है, पहला कैंडिडेट जो है ये है मिस संचिता। संचिता, यू डोंट माइंड आई टेक योर नेम। संचिता बोल रही है कि सर मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। उनकी रैंक आई हुई है 5600। संचिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सच अ गुड रैंक। आई थिंक शी बिलोंग्स टू यूपी एंड शी इज़ रियली कंफ्यूज व्हाट टू टेक। ये बोल रही है कि इन्होंने काफ़ी सारा यानी कुछ मटेरियल जांच रही थी और वो काफ़ी थैंकफुल है कि भाई मैं एक्सीडेंटली आपके वीडियो पर बम्प कर गई और मुझे लगता है कि भगवान ने आपको भेजा है जिस तरह का एक्सप्लेन करते हो। ये मेरे लिए बहुत ही दिल छूने वाली बात है। मैं मानता हूँ मैं अच्छा टीचर हूँ, लेकिन कोई अगर ऐसा बोलता है और कई बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन उन्हें काफ़ी दिल को छू रहा है, उनके पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मेरा पूरा पर्पज़ ये है, अगर मैं किन्हीं लोगों को हेल्प कर सकूं, उनका कन्फ्यूजन दूर सकूं, क्योंकि मैं इस हालत से गुजर चुका हूं बच्चों। मैं अपनी भी स्टोरी के लिए एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा जो काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगा। संचिता कह रही है इन इस कैटेगरी में, वो जनरल कैटेगरी से आती है, उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और वो बोल रही है कि उनकी कोई ड्रीम ब्रांच ऐसी रही नहीं है। सो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर हर। वो इंक्लाइन थी रेडियो और डर्मा के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नॉन पेड यानी जो है फ्री गवर्नमेंट में उन्हें ये रैंक पे वो डर्मा और रेडियो नहीं मिलने वाला। तो वो कंफ्यूज है अभी ऑब्स्टेट्रिक गायनेक या पीडिया लेने के लिए या फिर डीएनबी मेडिसिन लेने के लिए, और वो मांग रही है मेरी गाइडेंस। वो बोल रही है कि ओबी गायने में इन्होंने सुना है कि बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है रेसिडेंसी में। ऑफ्थेल्मा और उन्हें मिल रहा है जो बीएचयू है हमारा वाराणसी का, उसमें उन्हें मिल रहा है ऑफ्थेल ईएनटी और साइकेट्री सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, और उसके कारण उन्हें बॉन्ड नहीं रहेगा। एंड एनीवेयर एल्स इन द यूपी देर इज अ बॉन्ड ऑफ 2 years। और वो बोल रही है कि भाई विच विल मेक इट 5 years इवन मोर काउंसलिंग डिले। यानी वो बोल रही है 3 साल वो रेसिडेंसी करेगी, 2 साल बॉन्ड, तो 5 साल उनके ऐसे ही निकल जाएंगे। वो गाइडेंस मान रही है कि काउंसलिंग पार्ट इज सो ड्रेडफुल। बोल रही है कि मैंने नहीं सोचा था कि भाई पढ़ाई करने से ज़्यादा तो काउंसलिंग का पार्ट डिफिकल्ट होने वाला है। सच ही बोल रही है, अपनी मन की परिस्थिति वो बोल रही है, उसे कोई गाइडेंस नहीं है। ये बोल रही है कि मैंने भाई है कि वो बोल रही है कि मैंने सारी दुनिया देखी है, मैंने कई सारे वर्ल्ड देखे हैं, कई जगह प्रैक्टिस करे है, वो फर्स्ट जनरेशन टर्क है और नो बडी टू गाइड। तो वो मांग रही है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मुझे जस्ट बताइए मैं क्या करूं। संचिता, आपको डीएनबी अगर डीएनबी मेडिसिन मिल रहा है तो आप डीएनबी मेडिसिन ले लीजिए। मुझे लगता है जिस टेम्परामेंट की बात हो रही है और जिस चीज़ की जो बैकग्राउंड की बात हो रही है ओबी गायनी, और जिस तरह से आप में वो है कि भाई टॉक्सिक एनवायरनमेंट ओबी गायनी जो है, जिस टाइप का सर्जिकल इंक्लिनेशन होना चाहिए, मुझे लगता है आप जनरल मेडिसिन ले लीजिए डीएनबी में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सुपर स्पेशलिटी के ऑप्शन, सुपर स्पेशलिटी नहीं करते हैं तो भी आप है फेलोशिप करके भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि मैं इन्फेक्शन कर रही हूँ, न्यूरो कर रही हूँ या एरोमेटोलॉजी कर रही हूँ। दूसरा संचिता, आप जैसे कैंडिडेट के लिए ये भी बहुत मायने रखेगा। मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब आप मैरिज करोगे, जब भी आप अपना अरेंजमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो होगा हस्बैंड होगा वो किस बैकग्राउंड से होगा। तो कई बच्चों को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर फर्स्ट जनरेशन है तो आपका स्पाउस या ब्राइड जो आप चुनोगे
वो कॉम्प्लीमेंट्री, अपने आप को ईच अदर कॉम्प्लीमेंट करे ऐसा चुनिए। इतना प्रोफेशनल होने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप संचिता ओबी गायनी लेते हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके हस्बैंड शायद पीडिया हो या जनरल सर्जन हो जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हो, या फिर वो हो गायनेक मेल गायनेकोलॉजिस्ट जो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी और अदर सर्जरीज कर सके और आप ऑब्स्टेटिक पार्ट दे सको। मेरे ख्याल से आपके लिए क्लियर है। मैं वन शॉट सोल्यूशन दूंगा, चिंता मत कीजिए। जनरल मेडिसिन लीजिए, डीएनबी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है डीएनबी में। कई लोगों को डीएनबी और एमडी में कंफ्यूजन है कि इसकी कितनी वैल्यू है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कल बनाने वाला हूं कि वैल्यू किसकी है, जॉब में क्या है और फॉरेन कंट्री में किसकी वैल्यू है, मैं बताऊंगा आपको। मैं गुजर चुका हूं इससे। तो मेरे ख्याल से ओबी गायनी या पीडिया बिल्कुल ही अपोजिट ब्रांच है। आपके पास ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगे। मेडिसिन लीजिए, डीएनबी कीजिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहेगा। आपको जो प्राइवेट बिग कंसल्टेंट्स है उनके साथ में आप करोगे। ऐसे में क्या होता है बच्चों ना, कि भाई आप जो बड़े कंसल्टेंट्स के अंडर में डीएनबी करते हो तो जब आप पास आउट होते हो सामने से ही ऑफर करते हैं कि आप मेरी टीम ज्वाइन कर लीजिए। उसी टीम में आप ज्वाइन हो जाते हैं, उनकी सिस्टम है, उनकी टीम में आप सीख लेते हैं 1-2 साल में कि भाई किस तरह की प्रैक्टिस होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस के ट्रिक्स क्या होते हैं। धीरे धीरे अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर अपना एक्सपैंड करना चाहता है, मान लो उनका एक क्लिनिक है, दूसरा क्लिनिक दूसरे एरिया में करना चाहता है, तो आप ही ऑफर ले सकते हैं कि भाई दूसरा क्लिनिक मैं संभालूंगी आपके अंडर में। इस तरह के कई सेटिंग हो जाते हैं। कन्फ्यूजन दूर कीजिए बेटा और मेडिसिन ले लीजिए। रैंक में आप ये रैंक में वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम ले लीजिए। एक और ऑप्शन खुला रखना बेटा कि भाई आप जो है आप यूपी में हो, जिस सिटी में हो, थोड़ा बाहर जाने के लिए भी अपने आप के ऑप्शन खुले रखना। अगर आप मिडल ईस्ट में जाना चाहते हो तो भी मेडिसिन आपके लिए अच्छी ब्रांच रहेगी। ऑफ्थेल्मोलॉजी पीडियाट्रिक्स जो है मेडिसिन, अगर मिडल ईस्ट में जाना है तो आपको वहाँ पर कोई करने नहीं देगा काम। ऑफ्थेल सर्जरी कोई फॉरेनर्स को करने नहीं देते। मेडिसिन की डिमांड बहुत है। फीमेल मेडिकल फिजिशियन की डिमांड मिडल ईस्ट सऊदी अरेबिया में बहुत ही है। टेक मेडिसिन संचिता। आई होप, जस्ट टेल मी इफ योर कंफ्यूजन इज क्लियर। दूसरे कैंडिडेट हम जो ले रहे हैं वो है शिवानी रावत। शिवानी रावत का ये है कि भाई है इनका जो है ये गुजरात से आती है और इनको कन्फ्यूजन काफ़ी सारा हो रहा है। इनकी रैंक है 10,009। तो शिवानी कह रही है कि वो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और वो मोस्टली इंटरेस्टेड है मेडिसिन ब्रांचेस में। और उनको पता है कि कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में गुजरात में उनको सिर्फ पीडियाट्रिक्स इन गुजरात नहीं मिल रहा है और आउटसाइड माई रैंक उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो बोल रही है कि सर देखो बच्चों, अहमदाबाद में जो है म्यूनसिपालिटी के अंदर में जो मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे आपका RML सफदरजंग वैसे है, LG मेडिकल कॉलेज है। तो वो बोल रही है कि वहाँ पर LG और NHL में है इश्यूज है, वहाँ पेशेंट लोड कम है और हैंड्स ऑन वर्क कम मिलता है। तो ये है जीमर्स जो है, जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है गुजरात के, वहाँ उन्हें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। ये एक इनका रिसर्च है कि इन्हें आउट ऑफ गुजरात जाने के लिए मुझे पूछ रही है। आउट ऑफ गुजरात इन्हें डीएनबी मिल रहा है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में डीएनबी मिल रहा है, जैसे इन्हें मैक्स दिल्ली में मिल रहा है, SRCC दिल्ली में मिल रहा है और सूर्या हॉस्पिटल बॉम्बे में मिल रहा है। इनका क्वेश्चन ये है, ये मेडिसिन करना चाहती है तो ये है कि भाई उनके पीजी के लिए उनके स्टाइपेंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछ रही है कि मैं क्या गुजरात की बार डीएनबी कर सकती हूँ। शिवानी, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, डीएनबी मेडिसिन लेना है, गुजरात के बाहर जाना है तो जाना है, ले लो। अगर यही गोल है, मैक्स हॉस्पिटल का डीएनबी आपने अगर किया होगा तो वो किसी भी गुजरात की अच्छे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा ही बेहतर होगा। मैं पर्सनली 3 बंदों को जानता हूँ, 2 प्लास्टिक सर्जन और एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने मैक्स में ही किया हुआ है पीजी। मेरे जूनियर से मेरे हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर वाला ICU पूरा संभालते, क्या ही प्रैक्टिस, क्या ही नॉलेज, क्या ही ट्रेनिंग है।
दो प्लास्टिक सर्जन थे, इनका बैकग्राउंड, भले ही फादर इनके प्लास्टिक सर्जन थे, एक का बैकग्राउंड में वो अकेला फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर था, दोनों ने ही मैक्स में प्लास्टिक सर्जरी की और वो आज ग्रुप बना के वन ऑफ द लीडिंग प्रैक्टिशनर्स है। सिर्फ 4 साल हुए प्रैक्टिस को इनका, प्लास्टिक का ग्रुप। तो उससे मुझे पता चलता है इनकी जो स्किल्स है, इनकी जो ट्रेनिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवानी, छोटे मोटे जो पैसे के जो है यहाँ वहाँ के, उसके उसमें अभी कंफ्यूज मत हो, डरो मत। मैक्स में जाओगे तो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, टॉप के कंसल्टेंट्स के साथ आप डील करोगे और टॉप की यानी है प्रैक्टिस, टॉप के प्रोटोकॉल्स, टॉप का सब सीखोगे। प्राइवेट में क्या होने वाला है बच्चों, मैं बता दूं, डीएनबी टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करने में क्या फ़ायदा है। गवर्नमेंट में जब आप करते हो एमडी एमएस जो भी करोगे, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग लेके बाहर आओगे और फिर आपको लगेगा प्राइवेट कॉरपोरेट, प्राइवेट क्लिनिक, उसकी तो प्रैक्टिस थोड़ी अलग ही है। पेशेंट का जो पूल होता है, एलिट पेशेंट होते हैं, पेड पेशेंट होते हैं, इन्हें डील करने का तो बिल्कुल अलग ही मसला है। और तब आप बोलोगे कि मैं 2 साल, चलो भाई ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी के अंडर में काम कर लूँ और सीख लूँ कि भाई एक्चुअली शहर में बड़े बड़े जो होते हैं पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल लोग जब पेशेंट होते हैं तो कैसे डील किया जाए। कई सारी दवाइयाँ, कई सारे प्रोटोकॉल, कई सारे प्रोसीजर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं होते हैं, तो वो प्राइवेट में होते हैं। प्राइवेट में सब कुछ पहले दिन से देख लोगे। मान लो मैंने जो एनेस्थीसिया किया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में किया, उसके बाद मेरा आईसीयू का एक्सपीरियंस, लाइन डालने का एक्सपीरियंस, जो आईसीयू में जो पॉशनेस ऑफ द प्रैक्टिस थी, वो तो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही सीखा। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली, 3 साल उसमें काम किया, नाइट शिफ्ट की, मैंने सब अपना वहाँ सीखा और फिर उसको अपने प्राइवेट में मैंने रिफ्लेक्ट किया। मैक्स में मिल रहा है, चले जाओ शिवानी। दिस इज माई गुड एडवाइस टू यू। प्लीज टेल मी इफ आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट। फिर आते हैं भाई मीत, आते हैं जो मीत है। मीत आपका, मुझे सरनेम यानी प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम, आई थिंक मीत इज डॉक्टर मीत डी सिल्वा। इनकी रैंक है 5000 और ये बोल रहे हैं इन्हें सर्जिकल ब्रांच में इंटरेस्ट है, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है। ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे ऑर्थोपेडिक्स के लिए जाना है, सर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स कैसे डिसाइड करूं। भाई ये बोल रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल सिनारियो क्या है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है, आई कैन कंसीडर एमसीएच इफ अर्निंग्स आर गुड कम एज कम्पेयर टू जॉइंट। ये बोल रहे हैं कि मैं सर्जिकल करूंगा तो मैं एमसीएच कर लूंगा, कोई बात नहीं, प्रोवाइडेड जो ऑर्थोपेडिक्स टीके या जॉइंट रिप्लेसमेंट करे उससे ज़्यादा कमा लूँ। मीत ऐसा नहीं होता है। मीत में जो बोल रहा हूँ जैसे है कि भाई मेडिसिन और सर्जरी में जिस तरह की पर्सनालिटी डिफरेंस और डीलिंग डिफरेंस होता है, उसी तरह से सर्जिकल है, जनरल सर्जरी, कैंसर सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, यानी सर्जिकल और उसके जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, टोटली अलग ब्रांच है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक का टेम्परामेंट होना, ऑर्थोपेडिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ होना, ऑर्थोपेडिक का माइंड सेट होना, मैं बोलता हूँ ना, एक हार्टलेस पर्सन होना चाहिए। उसके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। और ये आप मत बोलिए कि भाई मेरा जो है कई लोगों का सोच रहा हूँ फील्ड सैचुरेटेड है, सैचुरेशन है, इसने बताया सैचुरेशन, उतने बताया सैचुरेशन, उस पे मत जाइए। आपको क्या करना है वो देखिए। भाई आपको ये इंटरेस्ट है तो आप थोड़ी ना बोलोगे ये सैचुरेटेड है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरे में चल रहा हूँ जहाँ इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोला 35 साल आपको प्रैक्टिस करनी है। इस अभी जो मैं जिस ऑर्थोपेडिक की हॉस्पिटल में संभाल रहा हूँ, इन ऑर्थोपेडिक का एग्जांपल देता हूँ। ये बीजे मेडिकल कॉलेज जो ये अहमदाबाद का टॉप कॉलेज है, टॉप रैंकर था, उसमें टॉप कंसल्टेंट के अंदर ट्रेन हुआ था। इन्होंने जब मैं सऊदी अरेबिया से वापस आया, इन्होंने प्रैक्टिस मेरे साथ ही चालू की और उस टाइम मैं इसके मैं जो देख रहा था, ये जिस तरह की सर्जरी कर रहा था, उसमें वीक में 2-3 सर्जरी हो रही थी और उस हॉस्पिटल में मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था एनेस्थीसिया का। तो मैंने उस टाइम उसे जज करके बोला था कि भाई डॉक्टर हिरेन, एक समय आएगा, मैं दावा करता हूँ 5 साल डाउन द लाइन पेशेंट की लाइन लगेगी और ओटी लिस्ट आपको यानी अरेंज करना पड़ेगा, मैं किस पेशेंट को कब ओटी दूँ, कब रूम दूँ। हिरेन उस टाइम हंसते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत ही जूनियर बात, क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं। मैंने दुनिया देखी, मेरे आदमी की पहचान है, जिस तरह का पैशन, जिस तरह का डेडिकेशन, जिस तरह का उसके परफेक्शनिस्ट वो था। और आज हिरेन का ये है
कि उसके रोबोटिक भी आ गया उसके हॉस्पिटल में, नेविगेशन सिस्टम भी है, वो टॉप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अहमदाबाद के 5 लीडिंग टॉप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन में उसका नाम आता है। ही हैज़ अ स्मॉल नर्सिंग होम राइट नाउ, 15 बेड, और अब ही इज इन द कस्प ऑफ मेकिंग विद इन 2 years एक 100 बेड हॉस्पिटल बनाने हम लोग जा रहे हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 50, 60, 70 करोड़। तो कहाँ से कहाँ 10 साल में। आप में अगर है, आप अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप में सेल्फ बिलीफ रखिए, आगे बढ़िए, पैशन चेस कीजिए। दोस्तों, हम लोग जब मेडिकल लिए थे एमबीबीएस, लोगों ने बोला था एमबीबीएस क्यों करवा रहे हो बेटे को। और राजू श्रीवास्तव जैसे जो कॉमेडियन थे, पीस बी अपॉन हिम, ही इज डाइड ऑलरेडी, इनके जोक्स आते थे स्टैंड अप कॉमेडी, वो बोलते थे जैसे कोई फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, इसमें वन ऑफ द कॉमेडी यूज्ड टू बी कि भाई डॉक्टर्स का इतने सारे हो जाएंगे कि डॉक्टर्स है वो लारी लेके निकलेंगे मोहल्ले में, यानी सोसाइटीज़ में, ये बोल के कि भाई सर्दी खांसी मलेरिया किसको क्या चाहिए, ये ले लो, दवाई ले लो, वो ले लो, घर घर जाके डॉक्टर्स लारी लेके निकलेंगे लाइक स्ट्रीट हॉकर्स। हम जब एमबीबीएस गए तो हमारे लिए ऐसा यानी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था। तो क्या हुआ, सीट कम पड़ गई, सीटें तो बढ़ती जा रही है, डिमांड तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। सैचुरेशन की बात मत करो, सुपर स्पेशलिटी बढ़ती जाए, सुपर स्पेशलिटी में सब स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी में सब स्पेशलिटी होते जा रही है। इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक मीथ इज क्लियर, अगर ऑर्थो करना है तो ऑर्थो ही कर। ऑर्थो में फ़ायदा ये रहेगा कि भाई एमसीएच नहीं करना है, एमसीएच क्या करना है तो यूके जाना होगा, लेकिन ऑर्थोपेडिक करके डिसाइड कर लो क्या करना है। आर्थ्रोस्कोपी करना है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, उसमें भी आपका वज़न कहाँ रखना है, आपको यानी नी करना है, हिप करना है, पेल्विक सर्जरी करना है, ट्रॉमा करना है, स्पाइन करना है। 1 या 2 साल की फेलोशिप किसी फॉरेन कंट्री, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड कहीं पर जाके करके आओ, या इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके कराओ, किसी टॉप कंसल्टेंट का ट्रेन करके आओ, और फिर देखो आपकी जो है, आप अपनी क्वालिटी दीजिए, आप अपना नया यानी प्रैक्टिस का स्टाइल प्रोजेक्ट कीजिए, अपने आप को मार्केट कीजिए, पेशेंट आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो ये हो गया मीत आपके लिए। अब मैं आ रहा हूँ कि भाई जो है कई और जो है जो लोग हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं बहुत ही ट्राई कर रहा हूँ सबको इंक्लूड करने का। बच्चों बहुत ही यानी ओवरवेल्म हो चुका हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मेरे पास इसका कोई और उपाय नहीं है। मेडिको मेंटर करके एक आईडी है 9900 मेडिको मेंटर, ये बोल रहे हेलो सर, फॉर द वीडियो रिस्पेक्टेड 13,000 रैंक है, आई जस्ट वांटेड ब्रांच वेयर आई कैन सर्वाइव इन द फ्यूचर। राइट, मैं पूरा ही पढ़ ले रहा हूँ तो लोगों को पता चले कि लोगों के सोशल सिनारियो, मेंटल सिनारियो और इनका परिस्थिति क्या है। तो वो है, मुझे अपने आप को सर्वाइव करना है, डिसेंट मनी कमाना है, होपिंग लेस कंपटीशन, बेसिकली आई डोंट वांट टू बी एंडेड अप अनएम्प्लॉयड आफ्टर पीजी बिकॉज ऑफ सैचुरेशन एंड ऑल। फिर वही बात आ गई भाई, ये है आई हैड इंटरेस्ट इन ईएनटी बट ऑल दैट आई हियर इन द ब्रांच है बहुत सैचुरेटेड है और कोई स्कोप नहीं है। आई लाइक पल्मोनरी मेडिसिन, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पल्मोनरी मेडिसिन अब क्या ये जो है पीजी कोर्स में से ही निकाल दिया है, तो फिर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जॉब नहीं बचेगी, यानी डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल में नहीं होंगे। ये थोड़ा एक यानी मिसलीडिंग है। वॉट शुड आई डू, आई लाइक देम इक्वली और शुड आई गो अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स। ये बच्ची है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, और पेरेंट्स इनको यानी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई वो भी कहीं ले ले बेटा, वो भी कहीं ले ले, क्योंकि इसमें सर्वाइवल तो तेरा हो ही जाएगा। वो मुझे थैंक्स इन एडवांस बोल रहे, प्लीज़ गाइड मी, आई नीड इट टू मच। तो मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि भाई जो है, अगर पल्मोनरी मेडिसिन का जो सवाल आया, एक तो बच्चों ये मान लो कि जॉब की बात जो आप कर रहे हो ठीक है, जॉब की बात ठीक है, लेकिन आप हो डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर्स हो, आप लोग प्रोफेशनल्स हो। जब मैं डॉक्टर बना तो मैंने कभी, मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था, मैंने यही सोचा था कि मैं तो प्रैक्टिस ही करूँगा, मैं प्रोफेशनल हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, प्रोफेशनल होता है, ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। मैं स्किल वाला हूँ, अपनी स्किल बेचूंगा और लोगों को यानी उसमें सर्विस दूंगा और उसमें से मैं पैसा कमाऊंगा। जॉब की बात उतना अपने दिमाग पे मत लाओ।
मुझे पता है आपको यानी सोशल इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, मैं इन सब से गुजर चुका हूँ। मेरे कई डिसीजन जो थे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कारण ही मैंने लिए हैं। उसमें वन ऑफ देम इज एनेस्थीसिया बिकॉज आई वांट नो इन्वेस्टमेंट एंड क्विक मनी। पेरेंट्स पुश कर रहे हैं कि ओबी गायनी ले लो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, पूछोगे पता है ओबी गायनी कितना, आप बोल रहे हो दूसरे ब्रांच सैचुरेट ओबी गायनी कितना डिमांडिंग है, पेरेंट्स को थोड़ी पता है। वर्क लाइफ बैलेंस ले लो, सोशल लाइफ ले लो, फैमिली लाइफ ले लो, जो है भाई ओबी गायनी कितना ही डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। या आपका जो हस्बैंड आप सिलेक्ट करोगे, जिनसे मैरी करोगे, वो जैसे बोला जनरल सर्जन हो गया या पीडियाट्रिशियन हो गया या फिर ओबी गायनी हो गया, दोनों जन अगर आप कॉम्बो बनते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ले लो। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये दिल्ली एनसीआर ही शायद देख रहे हैं कि भाई इन्हें दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जाना है, पेरेंट भेजना नहीं चाहते, लेकिन आपको सारा इंडिया ही देखना है। आपको थोड़ी ना पता आप शादी कहाँ करोगे। पल्मोनरी मेडिसिन की जो बात की है कि भाई कई हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे, भाई टीचिंग इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे, या मान लो एमडी पल्मोनरी मेडिसिन नहीं होगा, क्या कोई अपेक्स इंस्टीट्यूट में रेस्पिरेटरी मेडिसिन बंद हो जाएगा? क्या आप मानते हो कि जो एमडी फिजिशियन है वो ब्रोंकोस्कोपी करेगा? ना, नहीं। एमडी मेडिसिन की मैं बोलता हूँ औकात नहीं है ब्रोंकोस्कोपी करने की। बहुत ही बुरा शब्द बोल रहा हूँ लेकिन यही है। पल्मोनरी मेडिसिन क्रिटिकल ब्रांच है, उसको एनेस्थेटिस्ट या क्रिटिकल केयर लोगों से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही डेयरिंग होना चाहिए आपके लिए। वेंटिलेटर्स मैनेज करते हैं, यानी लोगों के जो चेस्ट खराब होते हैं, उसमें आगे जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ पल्मोनरी मेडिसिन का मेरा वीडियो देखिए, ट्रांसप्लांट मेडिसिन। पल्मोनरी वाले आजकल क्या क्या कर रहे हैं, स्लीप स्टडी कर रहे हैं, ब्रोंकोस्कोपीज कर रहे हैं, ब्रोंकियल स्टेंट्स डाल रहे हैं और स्लीप लैब्स बनाए हुए, और अब इनके पास आ गया ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया, ये ट्रांसप्लांट मेडिसिन। जिनके लंग्स ट्रांसप्लांट होते हैं इनको ये मैनेज करते हैं। आप जरा जाके देखिए, सर्च कीजिए कि लंग ट्रांसप्लांट कहाँ कहाँ हो रहा है। दिल्ली बॉम्बे में तो हो ही रहा है, अहमदाबाद में भी स्टार्ट हो चुका है। और उसको मैनेज करने के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसको मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका है? पल्मोनरी मेडिसिन का ही है। सर्जन आता है, लंग हार्वेस्ट करता है, लंग एनेस्टोमोस करता है, छोड़ देता है आईसीयू में, फिर वो एक्मो में चल जाता है। हर रोज लंग का लवाज देना पड़ता है। सिर्फ क्रिटिकल केयर और पल्मोनरी मेडिसिन वाले ही करते हैं। टोटली पेशेंट आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन देम। आप देखेंगे फ्यूचर में जब 10 साल 15 साल 20 साल में जाएंगे तो इंडिया इज एन एस्पायरिंग कंट्री। इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ट्रांसप्लांट एंड मेडिसिन है बहुत ही बढ़ने वाला है। ट्रांसप्लांट रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड कुछ भी होगा, उनकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़ने वाली है। पल्मोनरी मेडिसिन अच्छा लगता है तो ले लो, जॉब की चिंता मत करो। जैसे मैंने बोला, किसी टीम में, किसी कंसल्टेंट के अंडर में काम करो, किसी टीम में काम करो, 2-4 साल सीख लो ट्रिक्स और अपना क्लिनिक खोल दो और हॉस्पिटल्स में अटैचमेंट ले लो। आपको हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं करने, आप अपना क्लिनिक खोलिए, वहाँ ओपीडी कीजिए और फिर अपने पेशेंट वहाँ एडमिट कीजिए, उन्हें आपको रेफरेंस देने दीजिए, आईसीयू में पेशेंट देखिए, ऑन कॉल रहिए, प्रोसीजर्स के लिए पेशेंट को वहाँ एडमिट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, अगर पैशन है, ले लो। पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, नो। अभी आपको लग रहा है इनसिक्योर वगैरह, मगर 10 साल के बाद आदमी काफ़ी क्लियर हो गया। ऐसा मत बोलना यार ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, एक पीपीएच हुआ, ये होगा, बेबी डेथ हो गया, हंगामा हो गया, तोड़ फोड़ कर दिए लोग, मैं तो ये डील करने के लिए सक्षम ही नहीं हूँ, नो। और दूसरा ये सोचिए कि आपका जो है मैरिज अरेंजमेंट वो किससे होने वाला है। ये बच्चों मेरी ध्यान से सुनो, ये आपको सोचना पड़ेगा लाइफ के लिए। आगे कमाने के लिए भी ले आपको सहूलियत पड़ेगी, दोनों आधा आधा काम करेंगे तो भी चलेगा। मान लो एक है अकेला अर्निंग है, वो 10 लाख 5 लाख 7 लाख कमाए, लेकिन 2 लाख अगर 3-3 लाख कमाए तो काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है। I think beta I have answered your question and I would like to move to another candidate. शीतल देसाई है, शीतल देसाई की रैंक है 8000। सर वो बोल रही है कि मुझे 55 लाख जनरल मेडिसिन देना, यानी वो क्या वर्थ है?
और शुड आई चूज अनदर ब्रांच लाइक पीटीआई इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट? शीतल, चॉइस काफ़ी क्लियर है। लोग कई बोल रहे थे कि मैं किसी ब्रांच को फेवर करता हूँ, किसी ब्रांच के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं है। जब आप मुझे 2 ऑप्शन देते तो उसमें से मैं बेटर चूज कर रहा हूँ। शीतल, 55 lakhs for general medicine is nothing. Just take it. Don't worry about this, work in hand. जैसे पहली बच्ची थी संचिता या जो भी थी, आई थिंक शायद, या शिवानी, कि भाई एक इंस्टीट्यूट में वर्क ऑन हैंड नहीं मिलता, हैंड्स ऑन वर्क। हैंड्स ऑन वर्क रेसिडेंसी भूल जाओ, पहले डिग्री ले ले। भाई पीडियाट्रिक में क्यों हैंड्स ऑन वर्क नहीं मिलेगा? बेबी डिलीवर होंगे ना, रात को बेबी डिलीवर होंगे ना, नियोनेट को तुझे बुलाएंगे ना कॉल पे, नियोनेट आएगा, उसको कोई डिस्ट्रेस होगा तो इंट्यूबेट करेगी ना भाई, लाइन डालेगी ना, रिससिटेट करेगी ना। कोई थोड़ी सीनियर रेसिडेंट आने वाले, प्रोफेसर आने वाले, कौन से वर्कर आपकी बात कर रहे हो? क्या बच्चे डिलीवर होना बंद हो गए अहमदाबाद में? नहीं। फिर आके अपनी प्रैक्टिस को हमेशा पॉलिश करना होता है। बाहर आके जब बाहर आते हो तो आपको प्रैक्टिस पॉलिश करना पड़ता है। प्राइवेट किसी कंसल्टेंट के अंदर में काम कीजिए, किसी हॉस्पिटल में काम कीजिए और फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए। भाई डॉक्टर हो, जॉब की बहुत मत टेंशन करो। या तो कोई ऐसी ब्रांच है मुझे रोबोटिक सर्जरी करना है तो रोबोट इंस्टीट्यूट में ही है, तब जॉब आएगा। मेडिकल ब्रांचेस के लिए आप अपना क्लिनिक खोलिए, पेशेंट एडमिट कीजिए, स्टेबल पेशेंट एक तो अपने आप मैनेज कीजिए। तो मेरा ये है, शीतल, 55 lakhs फॉर जनरल मेडिसिन, गो फॉर इट। क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत बढ़ जाएंगे। क्रिटिकल केयर से लेके, न्यूरोलॉजी से लेके, रोमेटोलॉजी से लेके, गैस्ट्रो से लेके, कितने ऑप्शन खुलेंगे। और फिर जैसे मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट विद द पर्सन यू आर गेटिंग मैरिड, ये बहुत ही सीरियस एडवाइस है। आ जाते हैं दूसरे कैंडिडेट पर, है ये है शिवम कुमार शर्मा। शिवम कुमार शर्मा बोल रहे हैं, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस, आई हैव अ क्वेरी सर, शुड आई गो फॉर डीएनबी मेडिसिन इफ आई एम नॉट गेटिंग एमडी मेडिसिन? तो यहाँ इनका मतलब है कि भाई डीएनबी मैं लूँ या एमडी लूँ। अगर मुझे डीएनबी मिला है तो डीएनबी का आप मुझे बताइए वैल्यू इन गवर्नमेंट, प्राइवेट, और फिर है ये है कि मुझे जनरल पब्लिक, प्राइवेट, जनरल पब्लिक में परसेप्शन क्या है डीएनबी का, और भाई सैलरी, जॉब, गवर्नमेंट फैसिलिटी, क्या डीएनबी से कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, क्या एमडी को प्रेफरेंस देता है? शिवम, आई एम मेकिंग अ वीडियो on this MD versus DNB. I have gone through this. Tomorrow there will be a video on this. Please follow that and that will, address your concern. GJ18 डॉक्टर है, ये इनकी रैंक है 200. दिस द फर्स्ट कैंडिडेट। GJ18 है, गांधीनगर का है, गुजरात के गांधीनगर का कोड है। ये डॉक्टर बोल रहे हैं इनका 200 रैंक है। भाई दोस्त मेरे, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इतनी बड़ी रैंक आई है, क्यों टेंशन कर रहा है? तुझे कंफ्यूजन क्यों है? ये बोल रहे हैं कि क्या मैं न्यूक्लियर मेडिसिन करूं या फिर मैं मेडिसिन ले लूं। आई एम फ्रॉम गुजरात, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ही चक्कर है। भाई मेरे, इतनी बड़ी रैंक लाके मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो, न्यूक्लियर मेडिसिन जॉब करोगे। मैं चाहता हूं भाई तुम ले लो जनरल मेडिसिन और फिर बनो सुपर स्पेशलिस्ट, ठीक है? वर्क लाइफ बैलेंस, तो द नेक्स्ट वीडियो ये तुम्हारा एड्रेस हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना, अगर क्लिनिकल ब्रांच है, सर्जिकल ब्रांच है, एनेस्थीसिया है, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना 5-7 साल के बाद, इसके बारे में मैं वीडियो, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, और जो हम लोग प्रैक्टिस में यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। मगर 5 साल आप करोगे, उसके बाद आप सोचोगे, और उसका नाम है ग्रुप प्रैक्टिस। ग्रुप प्रैक्टिस के ऊपर एक वीडियो आ रहा है, डीएनबी वर्सेस एमडी के ऊपर एक वीडियो आ रहा है, और एक वीडियो आएगा मिडल ईस्ट में प्रैक्टिस कैसे की जाती है और मिडल ईस्ट के चांसेस क्या है। दूसरा हम रैंक ले रहे हैं, ये है निसर्ग है, जो निसर्ग है वो 2152 रैंक है, ये भी है गुजरात से है। इन्हें ऑर्थो वर्सेस जनरल सर्जरी का कंफ्यूजन है, और वो बोल रहे हैं कि गुड ऑर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद। निसर्ग ऑर्थो करना है, ऑर्थो ले ले भाई, जनरल सर्जरी लंबा पड़ेगा। गुड इंस्टीट्यूट इन गुजरात इज बीजे मेडिकल कॉलेज, जहाँ ऑर्थोपेडिक सेंटर है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स है, इससे बेहतर कोई नहीं।
बाकी एमएस ऑर्थो के लिए सभी जो टॉप कॉलेज है, मान लो सूरत हो गया, बड़ौदा हो गया, जामनगर हो गया, करमसद हो गया, सभी में जनरल ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी अच्छा है। और अब तो ना मेडिकल कॉलेजेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो रहे, माँ कार्ड योजना वहाँ अप्लाई हो गई है। हमारे टाइम में जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत रेयरिटी हुआ करता था मेडिकल कॉलेज में। तो ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस यूज्ड टू बी ओनली ट्रॉमा प्रैक्टिस। कोई भी ले लो भाई, फिर है ना आप है ना डिसाइड करना, उसके बाद तेरे को आर्थ्रोस्कोपी करना है, आर्थ्रोप्लास्टी करना है, स्पाइन करना है, स्पोर्ट्स मेडिसिन करना है, उसके लिए फेलोशिप के लिए चले जाना फॉरेन कंट्री, लगा देना बोर्ड। मैंने स्विट्जरलैंड में 2 साल ये किया है, मैंने यूके में 2 साल किया है। अगर आपको MCH ऑर्थो करना है तो यूके में FRCS के बाद आप MCH ऑर्थो कर सकते हो, ठीक है। मगर उससे अगर फिर प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ करना है तो फिर वो मत सोचो तुम, ठीक है। आई थिंक आई क्लियर्ड। पीजे मेडिकल ले लो या और कोई गवर्नमेंट है, जनरल और तो पहले सीखोगे, उसमें तगड़ा एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद डिसाइड करना क्या करना है। सैचुरेशन की बात मत करो भाई, ठीक है। सैचुरेशन है ना, डॉक्टर बन गए ना, आना है ना, प्रैक्टिस करना है, जो पैशन है करेगा ना। आज के जो डॉक्टर 50-60 साल के 10 साल बाद वो तो रिटायर होंगे ना, खाली तो कुछ पड़ेगा। फिर अपने आप पे है, अपने दम पे है, क्या करना चाहते हो। एक दूसरा सिनारियो जो खड़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल से वहाँ अगर आप जॉब ले रहे हो तो क्या हो रहा है, माँ कार्ड योजना अब सभी गवर्नमेंट जीमर जो सेमी गवर्नमेंट है उसमें कंपलसरी करे माँ कार्ड रिप्लेसमेंट, माँ कार्ड फॉर ट्रॉमा, फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, इन सब में माँ कार्ड जो है यहाँ का गवर्नमेंट स्कीम में वो अप्लाई कर दिया गया है। उन्हें टारगेट दे दिया गया है कि भाई आपको 10 TKR 10 यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट करना ही है अंडर माँ कार्ड। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो मेडिकल कॉलेज में, जीमर्स में, कहीं पर भी, तो आप ये TKR करोगे। अच्छा है, TKR करोगे तो उन्होंने गवर्नमेंट ने इंसेंटिव क्या दिया, आपकी सैलरी तो है जो भी स्टार्टिंग 1.5 लाख रुपया 2 लाख, आई डोंट नो कितनी है, जो भी है इंसेंटिव दे दिया है कि एक TKR में अगर माँ कार्ड गवर्नमेंट स्कीम में बाहर करते हो तो आपको मिलता था 12,000 रुपया। अगर आप प्रोफेसर रहते, असिस्टेंट प्रोफेसर होते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, अगर करोगे तो आपको मिलेगा 6,000 रुपया। दिन के 2-3 TKR कर लो, 20,000 ऐसे निकल गया, महीने का 3-4 लाख ऐसे निकल जाता है। तो गवर्नमेंट भी सोच रही है कि भाई कैसे सबको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। गवर्नमेंट का एम ये कैसे मैक्सिमम लोगों को केयर पहुंचाई जाए, बुरा ऑप्शन नहीं है। इनिशियल 2-3 साल के लिए आप ये कर सकते हो, आपको यानी माँ कार्ड की जो केस उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप यानी ठीक ठाक कमा भी लोगे। उसके बाद जब आपका पेशेंट बेस जब बन जाता है तब आप प्राइवेट अपना खोल लो। एरिया सर्च कीजिए, अपनी कम्युनिटी का देखिए, आपकी कम्युनिटी कहाँ पर है, कहाँ से आपको मिल सकता है पेशेंट, कैंप्स कीजिए। तो सैचुरेशन की बात मत कीजिए, पेशेंट फ्लोट होते रहते हैं। आज इसके पास जो पेशेंट थे इनका कोई भी गड़बड़ हुआ, आपने विश्वास जीता, पेशेंट आपके पास शिफ्ट हो जाते हैं, आपकी कम्युनिटी पर पकड़ लगती है, आपकी कम्युनिटी के पेशेंट आपके पास आएंगे। ये तो आपको सब आ जाएगा। जब आप समंदर में पड़ोगे, पानी में कूदोगे तो तैरना सीख जाओगे। बच्चों टेंशन मत करो, जो पैशन है वो चेस करो। निसर्ग मैंने आपको आंसर कर दिया है। देवर्ष पटेल जो है ये बोल रहे हैं, मैं एक एक जो मेन है, या मैं पहले इनका ले लेता हूँ, रिम्स में से है और इन्हें रेकमेंड किया है हमारे मिस्टर आदित्य ने। आदित्य, यू बीन अ वेरी गुड प्रमोटर ऑफ माय PhD। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है हरी का छा हरी हर हरी का छाबरा 5877, इनके भाई के लिए जो है ये वीडियो, ये मुझे मैसेज कर रहे हैं कि माय ब्रदर है राहुल, और वो रिम्स में से, आई थिंक रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जनरल कैटेगरी में है, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है। और ये बोल रहे हैं, इनको जो क्वेश्चन है मुझे पूछे भेजे इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि कौन सा फील्ड बेस्ट है फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के लिए, विच इज़ द बेस्ट चॉइस कैरियर अमंग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, मेडिकल या एनी सुपर स्पेशलाइजेशन। तो पहली बात हो गया कौन सी अच्छी है फर्स्ट जनरेशन के लिए, कुछ भी ले लो भाई। पैशन है, इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं सोचो कि कौन सी अच्छी है, मुझे पैशन है तो मैं उसमें तभी सक्सेस मिलेगा। लगता है इनकी रैंक काफ़ी अच्छी है, तो यही हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जिनकी रैंक अच्छी है उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि यार इतना सारा है क्या खाऊं। तो जिसमें पैशन है चूज करो। इंटर्नशिप में आपको पता होना चाहिए क्या आपका पैशन था।
पैशन है वो चूज करो, उसको फॉलो करो। अच्छा, ये तीसरा जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई प्लीज एड्रेस द फियर ऑफ रेडिएशन इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, यानी ये है कि इन्हें शायद रेडियोलॉजी मिल रहा है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इनका फियर है रेडिएशन का। अरे भाई, रेडिएशन का फियर क्यों है? आप अकेले थोड़ी ना हो। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है इनके तो आम तौर पे ट्रॉमा में, मान लो एक ट्रॉमा फीमर फ्रैक्चर होता है तो 200-220 शॉट मारते हैं। दूसरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भाई IITVs होते हैं, जो इमेज इंटेंसिफायर जो होता है OT में होता है, या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो करते हैं कैथ लैब में जो उनके इमेज इंटेंसिफायर होते हैं, इनका रेडिएशन आप CT स्कैन हो गया या फिर एक्सरे हो गया उससे कंपेयर नहीं कर सकते। इनका रेडिएशन बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल एक्सरे मशीन। दूसरा होता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो करोगे ही ना। आप क्या लेड एप्रन नहीं पहनोगे? आप क्या थायराइड कवर नहीं ले? किस चीज का डर है? तो ये तो नहीं हो सकता रेडिएशन एक्सपोजर के कारण मैं ये नहीं लूंगा। रैंक अच्छी आई है, अगर मिल रहा है, अगर पैशन है तो क्यों नहीं लोगे? दूसरा यहाँ पर जो है प्रैक्टिस में हम भूल जाते हैं कि जब आप रेडिएशन वाली कोई भी फील्ड में आप कब काम कर रहे हो जहाँ आपको एक्सरे से एक्सपोजर है, तो एक चिप होती है, एक रेडिएशन एक्सपोजर की चिप होती है, वो आप कॉलर में लगा के ही घूमना चाहिए और हर महीने 3 महीने में वो चिप है वो रिकॉर्ड करती है आपका रेडिएशन एक्सरे एक्सपोजर कितना हुआ। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हर एक जगह इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, लेकिन बड़ी बड़ी हॉस्पिटल या कहीं पर है जहाँ पर भी एक्सरे मशीन होते हैं इनको एक चिप दी जाती है, लेकिन लोग पहनते ही नहीं, केयरलेस है। इनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जब वो चिप आप पहनते हो तो 6 महीने देख लिया कि भाई कितना एक्सपोजर हुआ, उसमें कितना डोज हुआ, कितना रैड है, मिली रैड या जो है भी रैड में जो होता है रेडिएशन एक्सपोजर का यूनिट, इतने रैड हो गए। उसका एक क्रिटिकल लेवल होता है कि मान लो आपका 1000 रैड हो गया, तो फिर 1000 रैड हो गया तो आपको एडवाइस दी जाती है कि हफ्ते की छुट्टी ले लो, 15 दिन की छुट्टी ले लो, ताकि आपका रेडिएशन का रिस्क जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाए। तो ये भी तो करना चाहिए ना, फैसिलिटी तो दे रहे हैं, इक्विपमेंट तो है, लेकिन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेरा बॉडी तो भाई स्टील का है, मुझे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कोविड था तो क्या था भाई, मैं तो एनेस्थेटिस्ट हूँ, प्रैक्टिस एनेस्थीसिया की बंद थी तो मैंने तो कोविड की प्रैक्टिस की। पेशेंट गिर रहे थे, टपक रहे थे, इंट्यूबेट करने का था, तो मैंने थोड़ी ना बोला कि भाई मुझे हो जाएगा तो क्या। और दोस्तों, मैंने इतने कोविड के भी ने प्रैक्टिस की, घर घर जाके मेरी सोसाइटी में ही 50 पेशेंटों के, पूरे शहर में 2 हॉस्पिटल में लगभग 500 से 600 पेशेंट तो मैंने ही ट्रीट किए कोविड में। सब लोग मेरे पे खांसते थे और मैं उनके जहाँ जाके रेमडेसिविर चलाता था, वीगो लेता था, सब कुछ करता था। प्रोटेक्टिव गियर पहनता था, एक मास्क नहीं तो डबल मास्क पहनता था, रेस्पिरेटर पहनता था। कोविड के मेरे वीडियो है और मेरी एक दूसरी चैनल भी है जिसका है डॉक्टर बिमल छाया इनसाइट 360 डिग्री। अगर किसी को जियो पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट हो या और किसी यानी जियो पॉलिटिक्स, सोशल, धार्मिक या फिर डिफेंस, जैसे क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह में अगर ऐसा है, या पॉलिटिकल वीडियोस चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, तो मेरे वो चैनल में काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। जस्ट फॉलो इट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग एन ओवरऑल पर्सनालिटी। तो ये हो गया, प्रोटेक्टिव गियर पहनोगे और प्रैक्टिस करोगे, रेडिएशन के बारे में चिंता छोड़ दो भाई, है ना। तो ये है आदित्य का रेकमेंडेड था। फिर ये बोल रहे हैं कि भाई एड्रेस ये तो रेडिएशन का हो गया, ऑर्थोपेडिक है, अगेन ये है सुपर सैचुराइजेशन, सैचुरेटेड स्पेशलाइजेशन, मेडिसिन विद सुपर स्पेशलिटी कैन राइज विदाउट सैचुरेशन। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे पहले तो सिर्फ मेडिसिन ही था, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी आएगी, अब सुपर स्पेशलिटी में भी सब स्पेशलिटी आ गई है। मेडिसिन में भी ये हो गया कि आप एपिलेप्सी के डॉक्टर आ जाओ, आप डिमेंशिया के हो जाओ, आप यानी वो डिसऑर्डर्स ट्रीट करो, आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बन जाओ, आप जो है जो पार्किंसन और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है उसके डॉक्टर बन जाओ, है ना, आप रोमेटोलॉजिस्ट बन जाओ, आप इन्फेक्शियस डिजीज के बन जाओ। सुपर सैचुरेशन की बात कैसे करते हैं, एक प्रोफेशनल को ये बात नहीं जचती। मेरा काम पहले ये है कि मैं अपने आप को स्पेशलाइज करूँ, अपने आप को परफेक्ट करूँ, पूरा नॉलेज गेन करूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस में डालूँ। पहले मैं अपने आप को साबित तो करूँ, और फिर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि नहीं, तब ना तो वो मीटर बताएगा। दोस्तों, ये मत सोचो कि डरमा टॉप ब्रांच आया, टॉप ब्रांच है तो मैं यहाँ बैठ गया, मैंने डरमा ले लिया, मैं क्लिनिक खोल दिया, पेशेंट मेरे पास आ जाएंगे।
टॉप ब्रांच है तो इसका मतलब नहीं पेशेंट ऑटोमेटिक आएंगे। पेशेंट तो आएंगे ना आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके रिजल्ट के ऊपर, आप क्या दे रहे हो रिजल्ट, आप कैसे ह्यूमन बीइंग हो, आपका इंटरेक्शन क्या है, आप पेशेंट को कैसे खींच सकते हो। पेशेंट्स तो फ्लोट होते रहते हैं। तो ये बात मुझे जरा भी यानी थोड़ी सी लग रही है, बच्चों को बहुत इनसिक्योरिटी होती है। सैचुरेशन की बात करें ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रही है, इसके साथ आप रेडी होना चाहिए अपना लोकेशन चेंज करने के लिए भी। आप मान लो रांची में है तो आप 200 किलोमीटर दूर जाके भी वीकेंड यानी अप डाउन कर सकते हो। 50-100 किलोमीटर के एरिया में भी दूसरे छोटे सेंटर्स है, वहाँ जाइए, वीक में 2 बार जाइए, वहाँ ओपीडी सेटअप कीजिए, वहाँ भी ट्रीटमेंट दीजिए और वो पेशेंट्स को बताइए मेरा मेन सेटअप यहाँ है, यहाँ पर रेफर कीजिए। ऑप्शंस कई सारे हैं, इनके लिए काफ़ी सारा होगा, चाहिए तो कभी हम बताएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे होता है। ये प्रॉब्लम ये है अलग स्टेट्स की है। गुजरात में जो है, गुजरात के जो डॉक्टर्स है ये काफ़ी यानी है, गुजरात में आप अगर प्राइवेट प्रैक्टिस देखोगे तो एवरीबडी इज एन एंटरप्रेन्योर। गुजरात के जो डॉक्टर्स है वो कॉमर्शियली भी इतने सक्सेसफुल है क्योंकि उनका बिजनेस माइंड है। यहाँ 5 से 6 डॉक्टर्स ऐसी है, मान लो एक है जो है जिनका बड़ा एक ब्रांड था सिम्स हॉस्पिटल, तो आज ये है इन्होंने अपने ब्रांड का शेयर्स बेच दिया, डाइल्यूट कर दिया किसी कॉर्पोरेट कंपनी का, तो 500 करोड़ इनकी वैल्यू है। तो 200 करोड़ 400 करोड़ कई हॉस्पिटल पब्लिक लिस्टेड हो गई है। ये सब इंडिविजुअल डॉक्टर्स ने स्टार्ट की थी, तब इनको भी ये फेस हुआ था, भाई डॉक्टर बन के क्या करोगे, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैंने ये जो है आपका आंसर किया है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, मैं ऐसा आपको नहीं बोल सकता ये ब्रांच लीजिए। पैशन क्या है, रेडियोलॉजी मिल रहा है, रेडियोलॉजी पैशन है तो रेडिएशन की चिंता मत करो। ऑर्थोपेडिक करना है, स्पोर्ट्स मेडिसिन करना है तो फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा। ऐसी कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन इंडिया में प्रैक्टिस नहीं हो रही है। स्पोर्ट्स मेडिसिन करना है तो फिर ऑर्थोपेडिक के बाद फॉरेन जाना पड़ेगा, यूके जाना पड़ेगा, यूएस या कहीं यूरोपियन कंट्री जाना पड़ेगा, किसी अच्छे कंसल्टेंट के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। स्पोर्ट मेडिसिन फ्यूचर हो सकता है क्योंकि इतनी सारी आईपीएल टीम हो गई, मान लो रांची की भी अपनी आईपीएल टीम्स होगी, इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की जरूरत पड़ती है, आप उनसे किसी से अटैचमेंट ले लीजिए। लोग काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी भी बहुत हो गई है। मिनिस्कल टेयर हो गया, एसीएल टेयर हो गया, शोल्डर रोटेटर कफ टेयर हो गया, एल्बो का है, गोल्फर्स एल्बो हो गया या टेनिस एल्बो हो गया। लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए, वो होगा, लेकिन उसके बारे में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और वो रेयर है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है उसमें। लेकिन पेशेंट कितने मिलेंगे, आपको किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी का डॉक्टर बनना होगा। मान लो झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी है तो उसके लिए आपको वहाँ इनरोल करके आपको उनका कंसल्टेंट बनना होगा, किसी आईपीएल की टीम में, किसी स्टेट क्रिकेट बोर्ड में या किसी स्टेट की यानी कोई और स्पोर्ट्स की टीम हो, उसमें आप जुड़ गए तो फिर आपका सक्सेस मिल सकता है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। दूसरे है भाई जो है यश है, यश है और आगे क्या यशवम शर्मा या कुछ है, वो बोल रहे हैं कि थैंक्स फॉर द सेशन, और उनका ये है कि काफ़ी वैल्यू वाला सेशन था। वो बोल रहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी गायने में इंटरेस्ट है और उनको है एसवीपी में मिल रहा है, जो है यहाँ की म्यूनसिपल मेडिकल कॉलेज जो है अहमदाबाद की, इसमें मिल रहा है। बट इन मैनेजमेंट कोटा 36 लाख इन लोग मान रहे हैं एक्सक्लूडिंग स्टाइपेंड। इसके वर्ड्स में ये बोल रहे हैं यश कि मुझे एनेस्थीसिया मिल रहा है बीजे मेडिकल कॉलेज में। तो वो बोल रही हैं, हाँ यशा है, यशा सॉरी यशा, शी इज़ अ फीमेल, आई एम सॉरी यशा, डॉक्टर यशा आई एम सॉरी। तो यशा बोल रही हैं कि वो भी गाय नहीं करे, 36 लाख दे या फिर बीजे मेडिकल में एनेस्थेटिस्ट बन जाए। यशा आपकी आई कैन सी माई सेल्फ रनिंग राउंड द क्लॉक बट लाइक एड्रीनालिन ऑफ द लाइट ओटी फील। यशा दोनों ही ब्रांच है, आपको ओटी में तो जाना ही पड़ेगा, दोनों ही ब्रांच है, इमरजेंसी तो होने ही वाली है। अब आप चूज करो सर्जरी में ज़्यादा इंक्लाइंड हो या फिर मेडिसिन में ज़्यादा इंक्लाइंड हो। मेडिसिन प्लस जो है मेडिसिन क्रिटिकल केयर वो एनेस्थीसिया हो जाता है। यशा जी इंस्टीट्यूट में आपको मिल रहा है बीजे मेडिकल कॉलेज में, तो वो टॉप कॉलेज है गुजरात का और एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ आप एनेस्थीसिया ले सकते हो। The advantage of going to BJ Medical College will be you will get rotations in all the super speciality. बीजे मेडिकल के जितने भी बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट है, मान लो कार्डियक हो गया,
कैंसर हो गया, किडनी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, न्यूरो हो गया, सबके अपने अपने इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स हैं इस मेडिकल कॉलेज में। इंडिविजुअल अपेक्स इंस्टीट्यूट्स है। यूरोलॉजी का हो गया। वन शॉट में आपको सबका ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सबका 2-2 3-3 महीने का रोटेशन होता है, सबका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप डिसाइड कर पाओगे मुझे क्या करना है। सुपर स्पेशलिटी इन एनेस्थीसिया, कैंसर का एक्सपोजर, ट्रांसप्लांट का एक्सपोजर, जो किडनी इंस्टीट्यूट है लीवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। अहमदाबाद है, बीजे मेडिकल में मिल रहा है। आपको शायद कैरियर में वहाँ पर एक स्टेबल जॉब भी मिल सकता है। अहमदाबाद इज एन अपकमिंग, अगर यहाँ पर आप सुपर स्पेशलिटी एक्सपोजर से करोगे इट विल बेटर। सिर्फ अहमदाबाद में वो भी कहीं नहीं करना है तो अहमदाबाद के पेरीफरी में जाना पड़ेगा। अहमदाबाद सिटी में नहीं चलेगा। पेरीफरी हो गए, पेरीफरल सैटेलाइट सेंटर्स हो गए, जैसे साणंद हो गया, भोपाल हो गया, कड़ी हो गया, कलर हो गया, वहाँ भी डॉक्टर्स है। फिर भी जो नई माइग्रेंट पॉपुलेशन जो अहमदाबाद में आ रही है और जिस तरह का यानी प्रोजेक्शन हो रहा है मैप का, ट्रांसपोर्टेशन के लिंक्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा 10-20-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और अगेन वो प्रश्न आएगा कि भाई आप मैरी किसको करेंगे एज अ फीमेल। यशा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपके जनरल सर्जन या कैंसर सर्जन है, ऐसा अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप एनेस्थीसिया लीजिए। दिस इज माई एडवाइस, अनलेस यू हैव टू मच पैशन अबाउट ओबीगाइनी। क्योंकि एनेस्थीसिया में अगर सुपर स्पेशलिटी करोगे तो अहमदाबाद में चार्जेस काफ़ी अच्छे हैं, और उसमें भी अगर आपके हस्बैंड सर्जन रहेंगे तो आपका तो सेट है मामला। तो यशा, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। निक गुप्ता जो है ये बोल रहे हैं कि 13.2000 रैंक एंड आई एम कंफ्यूज बिटवीन डीएमबी चेस्ट मेडिसिन, एमडी रेडिएशन ऑन्को, एमएस ऑर्थो, तीनों अलग अलग ब्रांच है। चेस्ट फिजिशियन हो गया, रेडिएशन ऑन्को हो गया और एमएस ऑर्थो। सर आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन वॉट एवर आई चूज amongst these, but which is among the best will be best for someone who wants to settle in tier 1 and 2 city with decent income 4 to 6 lakh per month after 5 years of passing PG। काफ़ी अच्छा है निक, आपका जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी ऑनेस्ट हो और आप ये मानते हो कि भाई काम तो करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, तगड़ा यानी पहले दिन से मैं 5-6 लाख नहीं कमाऊंगा, ये मानते हैं। काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल आदमी लगते हो डॉक्टर निक। तो ये बोल रहे हैं कि भाई मेहनत करने के लिए तैयार है। टीयर 1 और 2 सिटी में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से सिटी है, आप कौन से स्टेट में है। अगर ये क्लियर हो जाए तो पता चल जाए। गुजरात में कई सारे सिटी है। टीयर 1 में अगर आता है अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और ये आता है राजकोट, तो टीयर 2 में गुजरात में काफ़ी सारे सिटी खाली पड़े हैं जहाँ पर रेडिएशन ऑनको स्प्रेड होने वाला है। जितने जितने आज मान लो 30 मेडिकल कॉलेज हो गए 30 डिस्ट्रिक्ट में, तो सभी जगह वहाँ तक रेडिएशन ऑनको स्प्रेड होने वाला है। वहाँ भी जॉब आपको मिलेगी। प्राइवेट रेडिएशन सेंटर्स भी बहुत खुल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो काफ़ी अच्छा पैसा दे रही है रेडिएशन में। तो अगर आप रेडिएशन का प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्ज देखिए और गवर्नमेंट का चार्ज देखिए तो 20 या 30 हज़ार का ही डिफरेंस है। तो आप अगर वॉल्यूम में जाते हो तो आप प्राइवेट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी ठीक ठाक चल रहा है। तो ये एक हो जाता है आपके लिए। डीएनबी चेस्ट मेडिसिन अगर आप बोल रहे हो निक, तो फिर डीएनबी चेस्ट मेडिसिन जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगला है, अगली जो कैंडिडेट थी वहाँ बता ही दिया कि पल्मोनोलॉजी का क्या क्या है आगे जाके। इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी कीजिए, ट्रांसप्लांट मेडिसिन में एक्सपर्ट बनिए, एलर्जिक मेडिसिन में एक्सपर्ट कीजिए, अपनी क्लिनिक बनाइए, रेफरल कीजिए, रेफरल्स देखिए, पेशेंट्स को एडमिट कीजिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कीजिए, पेरी ऑपरेटिव फिटनेस टेस्ट यानी फिजिशियन देते हैं। हर एक बड़ी सर्जरी में, मेरी हर एक बड़ी सर्जरी होती है उसमें मैं चेस्ट फिजिशियन का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाता ही हूँ। एब्डोमिनल सर्जरी होगी, पड़ी होगी, थोरेसिक की तो बात ही अलग है। तो इनका चेस्ट यानी होना ही है वर्कआउट। चेस्ट फिजिशियंस की ओपीडी खूब चलती है, खूब चलती है। और जो पेशेंट आपके पास आते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गए, स्लीप एपनिया वाले हो गए, और जिनको बाईपेप सपोर्ट, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट लग रहे हैं, वो कई सालों साल तक उनके होम ऑक्सीजन थेरापी पे थे, सालों साल तक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गए, सालों साल तक आपके पेशेंट रहते हैं। और ना करे नारायण अगर वापस कोविड जैसा वेव आ गया तो सिर्फ सर्वाइव होता है पल्मोनरी फिजिशियन।
इन्होंने ही सारा काम किया, एनेस्थीसिया वालों ने काम किया, पल्मोनरी मेडिसिन वालों ने काम किया, कुछ हद तक मेडिसिन वालों ने काम किया। सारा कोविड में इतना काम मिला। लोगों ने अपनी हॉस्पिटल बनाई थी, 50 करोड़ की हॉस्पिटल बनाई थी। सेकेंड वेव में पूरा का पूरा खर्चा निकल गया, 50 करोड़ इनके निकल गए। इतना काम मिला। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा क्या कब होने वाला है, लेकिन मेडिकल ब्रांच है ये, वो है रेडिएशन ऑन को है कि एमबीबीएस के बाद 3 साल के बाद आप सेट हो। और फिर एमएस ऑर्थो का तो मैंने काफ़ी सारा डिस्कस कर ही लिया। आई होप यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम दैट ऑल्सो। अब आ रहे हैं, एक और कैंडिडेट है जो इनका है, जो आईडी है ABCD। तो ABCD, डॉक्टर ABCD बोल रहे सर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, 16,000 का रैंक है, एंड आई थिंक आई वांट समथिंग सर्जिकल बिकॉज ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप में मुझे मेडिसिन में बोर लगता था, सर्जरी में इंटरेस्ट पड़ रहा था। सो आई एम थिंकिंग कि ऑर्थोपेडिक, बट आई वोंट गेट MS एट माय रैंक। तो ये इनका ये है कि मुझे MS ऑर्थो नहीं मिल रहा है, लेकिन इन्हें DNB ऑर्थो मिल रहा है। एंड ऑल्सो आई थिंक MS ENT एज इनका सेकेंड ऑप्शन है, MS ENT और MD एनेस्थीसिया एज अ थर्ड। भाई मेरे सर्जरी में इंटरेस्ट है, ऑर्थोपेडिक बनना था, DNB ऑर्थो मिल रहा है, तो मिस डॉक्टर ABCD ले लो, ले लो भाई। ENT और ऑर्थो का मैच नहीं है, और अगर इनकम वाइज देखेगा तो ऑर्थो और एनेस्थीसिया का भी मैच ऐसे नहीं होगा, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट ऑर्थो। ठीक है, फिर इनका बोल रहा है कि भाई सिंस बोथ ऑफ दीज हैव सुपर स्पेशलिटी ऑप्शन अवेलेबल, वो ENT और एनेस्थीसिया बोल रहा है कि सुपर स्पेशलिटी ऑप्शन अवेलेबल है। ENT में सुपर स्पेशलिटी ऑप्शन है, ये मैं याद दिलाऊं कि भाई न्यूरो सर्जरी भी कर सकते हो और फिर MCH ऑनको सर्जरी भी कर सकते हो। और एनेस्थीसिया में तो है ही है, जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं एनेस्थीसिया में। तो बोल रहे हैं आई एम ओके विद हेक्टिक हाउस। वो बोल रहे हैं कि मैं पहले 10 साल तो काफ़ी सारा काम करना चाहता हूँ, काफ़ी हेक्टिक काम करूँगा, मेहनत करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं 40 का हो जाऊँगा तक उसके बाद क्या मैं वर्क लाइफ बैलेंस कर सकता हूँ? लोग बोल रहे हैं ऑर्थो सुपर सैचुरेटेड है, ENT में कोई पेशेंट नहीं मिलता है, और काफ़ी सारी ओवरलैपिंग ब्रांचेस ENT ले जाती है। सम इवन सजेस्ट अगेंस्ट एनेस्थीसिया, वो बोल रहे एनेस्थीसिया तो लो ही मत, इसमें जॉब कम होने वाली है। ये यही बात आ गई, सैचुरेशन की बात ही मत करो, जॉब की बात ही मत करो, प्रोफेशनल हो, प्राइवेट प्रैक्टिस करो भाई। अगर आपके शहर में नहीं तो दूसरे शहर में चलो भाई। ठीक है, तो ये बात है। आई थिंक वो कई सारे क्लूज लेके आप ये डिसाइड कीजिए, पैशन है, पैशन चेज कीजिए भाई। डॉक्टर शुश्रु टिंटिन है इनका आईडी, डॉक्टर शुश्रु टिंटिन बोल रहे हैं सर जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गॉट 4186 रैंक, अच्छे अच्छे रैंक वालों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आई एम इंटरेस्टेड इन ENT बट एवरीवन इज सेइंग कि इतनी अच्छी रैंक लाई है तो भाई ENT क्यों ले रहा है, वाई ENT टेकिंग सर्जरी और OB गायनेक इंस्टेड ले लो। आई एम इंटरेस्टेड, उनका ये क्लियर है कि उनको सर्जरी में ही इंटरेस्ट है। तो ये बोल रहा है जनरल कैटेगरी में हूँ, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, आई डोंट लाइक ऑर्थो एंड ऑफ्थेल। सो ये जो 3 ब्रांचेस है, आई वुड लव टू डू MCH प्लास्टिक और न्यूरो सर्जरी, बट आई कैन डू बोथ वाया ENT एंड सर्जरी। माई सीनियर सेड ENT has less job opportunities and you how will you survive। भाई जॉब की बात मत कर भाई, सुपर स्पेशलिटी तुझे करना है, तुझे ENT पसंद है तो उसमें MCH हो सकता है, न्यूरो सर्जरी हो सकता है, ऑन्को सर्जरी हो सकता है। जनरल सर्जरी करके भी तुम ऑन्को सर्जन ये न्यूरो सर्जन बनोगे। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, कैंसर का इंस्टीट्यूट है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, अपेक्स इंस्टीट्यूट है, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर के का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आफ्टर टाटा मेमोरियल इन वेस्टर्न इंडिया। कई सारे आए, फेलोज आए, ENT ही थे, सिर्फ ENT करके हेड एंड नेक सर्जरीज में फेलो बने। HFNO की फेलोशिप मिलती है अहमदाबाद में और कई सारे इंस्टीट्यूट, बेंगलोर, हैदराबाद, कई जगह सिर्फ फेलोशिप करने आए थे। 2 साल फेलोशिप किया, हेड नेक में मास्टरी हो गई। एक ने जाके सोचा कि मैं स्कल बेस सर्जरी करना, दो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गया, वहां 1 साल करके आ गया, और अब ये फुल फ्लेज है, वो कर रहे हैं काम एज हेड एंड नेक सर्जन। ENT थे, इन्होंने डिसाइड किया, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल हमारे जो हेड एंड नेक सर्जन है इनकी टीम में घुस गए, फेलोशिप ले लिए। 25-30 कैंडिडेट का इंटरव्यू था, उसमें से 3-4 सिलेक्ट करने थे तो वो उसमें आ गए।
और वहाँ लगे रहे। आज 7 या 8 साल के बाद, पहले वो ज्वाइन हुए, 2 साल फेलोशिप कंसल्टेंट के, जूनियर कंसल्टेंट बन गए, बढ़ते बढ़ते गए टीम में, इंडिविजुअल पेशेंट्स भी उनके आते गए, और आज वो डॉक्टर ने उन्हें ऑफर किए कि मेरी हॉस्पिटल में आप पार्टनर्स बन जाओ। इन्होंने 2-2 4-4 करोड़ इन्वेस्ट करके वो पार्टनर बन गए, अब वो इक्वल कंसल्टेंट्स बन गए हैं। सिर्फ ईएनटी, अभी इनके पास एमसीएच की डिग्री नहीं है। एक बंदा वो भी है जो एमसीएच ईएनटी करके आया, बट देन ही इज इक्वल विद दीज ईएनटी गाइस जो सिर्फ इन कंसल्टेंट के साथ थे। 2-4 साल काम किया, 2 साल फेलोशिप की, फिर लगे रहे और ये बन गए अब फुल फ्लेज हेड एंड नेक सर्जन। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइवेट में आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आप कैसे रिजल्ट देते हो, आपके पास पेशेंट खींचने का पावर क्या है, पेशेंट को होल्ड करने का पावर क्या है। सिर्फ डिग्री लेके बैठने से प्राइवेट में पेशेंट नहीं आता। आपकी डिग्री ये होनी चाहिए कि आप ऑथोराइज्ड हो ये करने के लिए। ईएनटी सर्जन हो तो आप ऑथोराइज्ड हो हेड एंड नेक सर्जरी करने के लिए, उसमें कैंसर अगर फेलोशिप है तो कैंसर सर्जरी भी करोगे। आई होप मैंने आपका भी आंसर दे दिया है डॉक्टर शुश्रु टिनटिन। लोगों की बात पे मन जाएगा, लोगों का क्या है काम, लोगों का काम ये कहना, भाई उसमें मत पड़ो। एक है लास्ट में ले रहा हूँ, 1 घंटा होने को आ गया है, साई सुक नाले, इनका रैंक है 15,785 है। ये बोल रहे हैं आई एम रियली कंफ्यूज अबाउट व्हाट ब्रांचेस शुड आई प्रेफर व्हाइल आई लाइक स्टडी फिजियोलॉजी मेडिसिन मोर देन एनाटॉमी। फिजियोलॉजी मेडिसिन से एनाटॉमी से ज़्यादा पसंद था। एंड सर्जरी व्हेन आई वाज एन इंटर्न आई रियली लाइक सर्जरी पोस्टिंग। पहले इनको यानी फिजियोलॉजी पसंद था, सर्जरी पसंद, लेकिन जब इंटर्नशिप किए तो इनको सर्जरी पसंद आने लग गया। एंड ऑल द प्रोसीजर्स वी यूज टू डू, आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, आई एम विलिंग टू पुट, ये भी बोल रहे हैं 8-10 साल में काम करने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट विल बी माई प्रायोरिटी, बट आई थिंक एट व्हाट एज आई विल बी स्टेबल विद इनकम एंड वर्क लाइफ बैलेंस। माई एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स आर नॉट मच। वो बोल रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा पैसे के लिए लालच नहीं हूँ, मुझे यही चाहिए कि भाई एक एटलीस्ट इनफ पैसा मैं कमा लूँ जहाँ मेरी एक अच्छी लाइफ हो, दैट्स माई प्रायोरिटी। At a certain amount, I won't mind earning extra, but if I don't, then I won't mind much. Sir, anyway, I won't get MD medicine. I may get DNB pediatrics in South India, and even if I decide to take surgery, my rank is borderline and to get a GMC in Maharashtra. As I am from Maharashtra, I can get general medicine, general surgery in South India. Sir, will you please guide me? I am not, sir, please guide me. What should I choose? I can't afford anything other than the government medical colleges. Should I really go for surgical branches? As I also immensely interested in surgical aspects during my internship. If not, then what other options do I have in medicine branches, sir? And one more thing, I visited a few DNB surgery institutes in Maharashtra. वो बोल रहा है किया था, लाइक होली फैमिली इन बांद्रा, अच्छी कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया है, जो आई थिंक तो 7 हिल्स थी पहले, आई डोंट नो, उसका नाम होली फैमिली इन बांद्रा। रूबी हॉल इन पूना, बिग टर्शियर इंस्टीट्यूट, रूबी हॉल इन पूना, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ मैं जाके आया हूँ। एंड देयर इज नॉट मच हैंड्स ऑन वर्क। So, if I don't get MS general surgery in my state, so should I take DNB surgery in my state, or should I take general surgery in South or MP or UP? Sir, will you please suggest few good DNB surgery institute in Maharashtra and Gujarat? देखो भाई, इनका भी यही है, पैशन है सर्जरी का, डिसाइड किया सर्जरी का, आउट स्टेट भी जाने को तैयार है, मगर ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते, और इनके पास ऑप्शन है डीएनबी का। भाई मेरे, अगर ऑप्शन तुझे डीएनबी का है, और अगर तुझे मिल रहा है रूबी हॉल का, मिल रहा है होली यानी हॉस्पिटल बॉम्बे का मिल रहा है, भाई ले लो भाई, चिंता मत करो हैंड्स ऑन वर्क का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आजकल ऐसे थोड़ी है कि पूरी की पूरी सर्जरी फर्स्ट ईयर में करोगे, वो भी नहीं होने वाला है वैसे मैंने बताया। लेकिन अगर आप रूबी हॉल में हो, अगर आप यानी होली हॉस्पिटल बांद्रा में हो, तो जो आपको जो मिलेगा डायरेक्ट टर्शियरी लेवल, बिग सिटी, बिग यानी एलीट पेशेंट्स को कैसे यानी मैनेज करना मिलेगा। कोई बड़ा ही तो कंसल्टेंट होगा, लेप्रोस्कोपी खुद नहीं करने देगा तो कैमरा तो तुझे पकड़ाएगा ही, बोलेगा कैमरा पकड़, मुझे बजा गॉल ब्लैडर, मुझे बता रेक्टम, ये तो होने ही वाला है। तो वो सीखना वही होता है, सीखना आपको होता है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी,
principles of surgery, how you do, how you manage complication, perioperative management, patient preparations, and how to manage complications post-operatively, how to make your patient discharge. उसके बाद जो होता है टेक्निकल स्किल होता है वो आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 3 साल ऐसे कि ऐसे निकाल देंगे, कुछ भी काम नहीं मिलेगा हमारा। और जो है जो जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात नहीं करना, नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये जो है कैंसर इंस्टीट्यूट, अपेक्स इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे डीएनबी कैंडिडेट आते हैं, वो उनका भी यही रहता है कि हैंड्स ऑन वर्क, लेकिन इतने फंडामेंटल्स क्लियर करके जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। एंड ऑफ लाइक 3rd ईयर जब आता है तब इनको कुछ सर्जरी मिलती है, लेकिन जो भी गया अच्छी से प्रैक्टिस कर रहा है बाहर जाके, ठीक है। जनरल सर्जरी क्या सुपर स्पेशलाइजेशन करने आया था। मैं एक बंदे का नाम लूंगा, डॉक्टर कल्याण थे, जो औरंगाबाद से थे। औरंगाबाद में कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऑनको सर्जन ही औरंगाबाद में नहीं था। डॉक्टर कल्याण आता है, उन्होंने केईएम में से एमएस जनरल सर्जरी किया था और उन्होंने डीएनबी यानी हमारे इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट किया कि मैं अहमदाबाद जाके डीएनबी ऑनको सर्जरी करूंगा। और यहाँ पर उनको सर्जरी करने में इनको 3 साल में लास्ट में ही कुछ सर्जरी मिली थी। और ये जब आए तब रोबोट भी हमारे आ गया था, डा विंची रोबोट, जो टॉप अपेक्स यानी जो रोबोट होता है, अहमदाबाद में याद पहला ही आया था, शायद गुजरात में भी दूसरा था आफ्टर किडनी इंस्टीट्यूट। तो इन्हें डायरेक्टली रोबोट का एक्सपोजर हो गया, इसके प्रिंसिपल सीख ले, भले ही वो सिर्फ कैमरा पकड़ रहे थे। आज डॉक्टर कल्याण आज भी मेरे कांटेक्ट में, बहुत ही हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, कुछ भी नहीं। और आज औरंगाबाद में इन्होंने जो कमाल कर दिया है दोस्तों, सिर्फ 4 साल या 5 साल हुए हैं, इनकी हॉस्पिटल ने इन्हें रोबोट ला के दिया है और आज वो औरंगाबाद का एक अच्छा टॉप कैंसर सर्जन प्रैक्टिस कर रहा है। औरंगाबाद कोई छोटा शहर नहीं है, औरंगाबाद में ले रहा हूँ, आई एम सॉरी, संभाजी नगर बोलना चाहिए, तो संभाजी नगर कोई छोटा शहर नहीं है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, आपसे बॉम्बे देखोगे, नागपुर देखोगे, पूना देखोगे, इससे नहीं बनने वाला। इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेडक्वार्टर्स है अभी भी काफी सुपर स्पेशलिटी के लिए खाली पड़े हुए भाइयों, सुपर स्पेशलिटी एक्सपर्ट्स नहीं है। थिंक अबाउट इट। मैं अगर होता, मेरा बेटा है वो अभी 3rd MBBS में है, अगर मेरे बेटे को रूबी हॉल में अगर डीएनबी मिलता जनरल सर्जरी में भेज देता। अहमदाबाद में कई इंस्टीट्यूट है जनरल सर्जरी के लिए, आई डोंट नो, आई थिंक मे बी अपोलो हैज़ एंड आई डोंट नो विच अदर हैव डीएनबी। अपोलो इंस्टीट्यूट है, अपोलो हॉस्पिटल में होता है, वहाँ के सर्जन है, उनको भी मैं जानता हूँ, वो एम्स से पास आउट है, डॉक्टर खेरिया बहुत ही बड़े सर्जन है, एम्स दिल्ली से पास आउट है, यू कैन लुक फॉर इट। डीएनबी ले लो, गवर्नमेंट के चक्कर में उतना मत थिंक करो। अगर आपका ज़रूरत वाला गवर्नमेंट मिल रहा है, अगर लग रहा है बहुत दूर जाना पड़ रहा है, साउथ में नहीं जाना, साउथ में जाना है, अगर वहाँ की टॉप इंस्टीट्यूट मिल रही है तो ले लो। कोचीन मिल रहा है, हैदराबाद मिल रहा है, चेन्नई मिल रहा है, अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल रहा है, डरो मत, रैगिंग वैगिंग का कुछ नहीं है। MBBS थे तब टीनेजर थे, अब तो आप मैन हो गए हो, बड़े यानी पुख्त यानी पुरुष बन गए हो, डरो मत रैगिंग और डिस्क्रिमिनेशन से। वो अगर एक देता है आप उसको 4 दो सामने से, तब जाके ना पक्के निकलोगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं जानता हूँ कि कई सारे के क्वेश्चंस बाकी रह गए, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं लगभग एक अलग वीडियो बना के, जैसे डीएनबी और एमडी का डिफरेंस हो गया, मिडल ईस्ट में कैसा जाए, और कुछ और प्रश्न हैं जो भी प्रश्न बच गए हैं उनका मैं फिर कल के वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। आई होप इट वॉज दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, थैंक्स फॉर सपोर्ट, और काफ़ी दिल छूने वाला आप लोगों का प्यार इस चैनल को बढ़ाएगा। शेयर कीजिए, जिस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है दूसरों को भी फ़ायदा हो, उस तरह से दूसरों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। यू आर ऑलवेज वेलकम, आई अप्रिशिएट द कमेंट्स, आई ट्राई टू आंसर एवरीवन एंड आई ट्राई टू मेक दिस सेशन, यानी एक हार्ट का जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, उस तरह का हमारा डिस्क्रिप्शन है, उस तरह की हमारी अगर कम्युनिटी डेवलप होती है, और हमारा एम ये है कि भाई सबको हेल्प मिले। मैं अपना प्रैक्टिस के बाद कुछ आवर्स अगर मिलते हैं और अगर ये किसी के काम आते हैं तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम द लास्ट फेज ऑफ माई प्रैक्टिस, लास्ट 15 ईयर्स ऑफ द प्रैक्टिस, लास्ट 10-15 ईयर्स है, और मुझे अगर यानी इस जो मेरे अंदर का एकेडमिक कीड़ा था वो सेटिस्फाई हो रहा है तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है।
एवरीबडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट बच्चों। अपना ध्यान रखिए, अपना माइंड क्लियर कीजिए, साफ सुथरा माइंड रखिए, पैशन है वहाँ क्लिक कर दीजिए, चिंता मत कीजिए, एक्सपर्ट बनिए और फिर सोचिए, प्रैक्टिस आपकी चलेगी। ओके, फॉर दिस स्टूडेंट थैंक यू।